हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो आज की कहानी ऐसे साइको किडनैपर्स की है जो कि कोरिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी को किडनैप कर लेते हैं। और ये किडनैपर्स बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं, जो कि किसी भी इंसान को मारना एक खेल समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें कोरियन सुपरस्टार जुंगमिन के बारे में बताया जाता है कि कैसे उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से नाम कमाया। और इसी बीच हम शहर में हो रही किडनैपिंग के बारे में भी जान पाते हैं, जहां एक कैफे ओनर और उसकी कोवर्कर अभी तक लापता है। खैर, इसके बाद जियोंग का मैनेजर उसे कहता है कि कल आपकी 1 बजे इंटरव्यू है, लेकिन जियोंग इसे इग्नोर कर देता है क्योंकि उसकी फैमिली छुट्टियां मनाने बाहर गई है। और इसी के चलते जियोंग लाइफ को थोड़ा एंजॉय करना चाहता है, जिस कारण वो यहाँ से अकेले ही निकल जाता है। और कुछ ही देर में जियोंग एक स्टोर पर रुककर अपनी मेडिसिन लेता है, जिसके बाद वो स्टोर गाय को कहता है कि मैं थोड़ा फन करने जा रहा हूँ, इसलिए मेरी कार का हमेशा की तरह ध्यान रखना। मतलब जियोंग यहाँ पहले भी आता रहता है। खैर, यहाँ स्टोर गाय जियोंग को कहता है कि आपने ये न्यूज़ सुनी कैफे ओनर की किडनैपिंग की, लेकिन जियोंग इसे इग्नोर कर यहाँ से चला जाता है। और स्टोर के बाहर आते ही कुछ लोग जियोंग को किसी बहाने से तंग करने लगते हैं, जो कि एक तरह की वार्निंग दे रहे थे। लेकिन जियोंग इस पर ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। और थोड़ी दूर जाते ही जियोंग को याद आता है कि वो अपनी कार की चाबी स्टोर के अंदर ही छोड़ आया। लेकिन उसी वक्त वही लोग आकर जियोंग को किडनैप कर लेते हैं। और किडनैपर्स के अड्डे पर जियोंग को वही कैफे ओनर के साथ किडनैप हुई लड़की बैन दिखती है, जिसके बाद डोंग नाम का किडनैपर जियोंग को फोन में रिकॉर्ड करने लगता है। लेकिन जियोंग को ये सब एक यूट्यूब प्रैंक लग रहा था, पर जल्दी ही जियोंग की गलतफहमी दूर हो जाती है। जिसके बाद यहाँ किडनैपर्स का बॉस वैन आता है और वो जियोंग को कहता है कि आज रात 10 बजे तुम मुझे बहुत से पैसे दोगे, और वो पैसों की अमाउंट मेरे हिसाब से होगी। जब पैसे हमारे पास आ जाएंगे तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। अगर पैसे नहीं आए तो तुम्हारा हाल भी कैफे ओनर के जैसा होगा। जहां वो अपने फोन में जियोंग को कैफे ओनर की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, जो कि उन्होंने उसे मारते वक्त की थी, जिसे देख जियोंग पैसे देने को मान जाता है। जिसके बाद वैन उसे कहता है कि इस लड़की से हमने $2 लाख की डिमांड की थी और तुम हमें कितने दे सकते हो। जहां जियोंग उन्हें $5 लाख की ऑफर करता है। अब ये सुन वैन गुस्से में आ जाता है कि इससे कई गुना ज्यादा पैसे तुम अपनी फिल्मों से कमा लेते हो। जहां जियोंग उन्हें कहता है कि बैंक से एक दिन में सिर्फ $5 लाख ही निकल सकते हैं और मैं तुम्हें इससे ज्यादा दे सकता हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो पैसे लेने के बाद तुम मुझे और इस लड़की को छोड़ दोगे। तभी वैन उसे कहता है कि ठीक है। और इधर पुलिस इन सबको ढूंढने में लगी हुई थी, क्योंकि पहले भी ये लोग बहुत से क्राइम कर चुके थे। और यहाँ पुलिस को कैफे ओनर की किडनैपिंग के चलते कुछ सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें वैन और उसके साथी शामिल थे। मतलब पुलिस को पता चल चुका है कि वैन के ग्रुप ने ये किडनैपिंग की है। और इधर जियोंग से डोंग उसके कार्ड का नंबर और ओटीपी कोड पूछता है ताकि वो ऑनलाइन पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सके। लेकिन जियोंग उन्हें कहता है कि वो मुझे याद नहीं, लेकिन कार्ड मेरे घर पर है, तुम वहां से कार्ड ले आओ और पैसे ट्रांसफर कर लो। लेकिन तभी वैन कुछ नोटिस करता है, जहां वो जियोंग को कहता है कि बाकी विक्टिम्स की तरह तुम्हारी आंखों में डर नहीं दिख रहा, कहीं तुम कोई गेम तो नहीं खेल रहे। लेकिन जियोंग उसे कन्विंस करता है कि मैं जल्दी से जल्दी आजाद होना चाहता हूँ, इसलिए मेरे घर जाकर कार्ड को ले आओ और मेरे घर पर कोई नहीं है। जिसे सुन वैन यंग को कहता है कि मेरे साथ तुम जियोंग के घर चलोगे। जिसके बाद वैन इसी जगह के दूसरे हिस्से में एक टाइमर बॉम्ब प्लांट कर देता है, जो कि ठीक रात 10 बजे फटेगा। और यहाँ से जाने के बाद वैन अपने साथियों को कहता है कि 10 बजे तक अगर मैं नहीं आया तो इन्हें मार देना। और थोड़ी देर बाद वैन और यंग एक टैक्सी को भाड़े पर बुक करते हैं, जिसे वो थोड़ी ही दूर जाकर मार देते हैं और उसी टैक्सी को लेकर जियोंग के घर निकल जाते हैं। और इधर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि 3 महीने पहले वैन अपने साथियों को जेल में मिलने आया था, जहां ऑफिसर उन्हें कहता है कि अगर वो सब इकट्ठा हो चुके हैं तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। जहां कुछ ही देर में ऑफिसर वार्डन को कहती है कि हमें सबसे पहले वैन को पकड़ना होगा, क्योंकि वो कुछ
कुछ महीने पहले एक माइन में काम कर रहा था जहां से वैन ने बहुत सा एक्सप्लोसिव चोरी किया है। और इधर जपलू डोंग और ब्यूल को इंटीमेट होते देख पिघल जाता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जियोंग बैन को कहता है कि पास पड़े कांच के टुकड़े को मेरी तरफ फेंको, जिसे उठाने में जियोंग की बैंड बज जाती है। लेकिन वो ब्यूल के आने से पहले कांच को उठाकर अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है, जिसके बाद जियोंग डोंग को कहता है कि मुझे मेरे मैनेजर से बात करनी होगी क्योंकि वो सब जगह मुझे ढूंढ रहा होगा और अगर मैं नहीं मिला तो वो पुलिस में कंप्लेंट कर देगा, इसलिए मुझे बस उसे ये बोलना है कि मैं आज की इंटरव्यू नहीं दे सकता। जिसके बाद डोंग अपने नंबर से जियोंग के मैनेजर को कॉल करता है जो कि बिजी होने के कारण उसका फोन कट कर देता है। अब जियोंग डोंग को रिक्वेस्ट करता है कि ये फुद्दू अननोन नंबर जल्दी पिक नहीं करता, इसलिए मुझे मेरे सेलिब्रिटी दोस्त पाक सुंग को कॉल करनी होगी। जिसके बाद जियोंग उसे कॉल कर कहता है कि मैं आज की इंटरव्यू नहीं दे सकता, तो प्लीज मेरे मैनेजर और उन दो स्पेशल रिपोर्टर सियो और चोई को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। और इतने में ही डोंग फोन काट देता है, जहां वो जियोंग को कहता है कि रिपोर्टर का नाम बोलने की क्या जरूरत थी, जहां जियोंग उसे बताता है कि मैं लास्ट टाइम भी उन्हें टाइम देकर नहीं मिला था, इसलिए मैं बस उन्हें सॉरी बोलना चाहता था। अब काफी टाइम बीतने के बाद डोंग आकर जियोंग को टॉर्चर करने लगता है, जहां फोन पर वैन जियोंग को कहता है कि तेरे घर में मुझे कहीं भी ओटीपी कार्ड नहीं मिला, हमें उल्लू बनाकर टाइम को वेस्ट कर रहा है ताकि पुलिस को तेरी किडनैपिंग का पता चल जाए। लेकिन तभी वैन के हाथ जियोंग की फैमिली डिटेल लग जाती है, जिससे वैन को पता चलता है कि जियोंग की फैमिली छुट्टियां मनाकर आज रात 8 बजे घर आने वाली है, जिसका सहारा लेकर वैन जियोंग को कहता है कि तेरी फैमिली को मैं आज रात मार दूंगा, इसलिए जल्दी से जल्दी कार्ड का पता बता। और मजबूरी में जियोंग उसे कहता है कि कार्ड मेरी गाड़ी के अंदर है जो कि उसी स्टोर के पास है जहां तुम मुझे परेशान कर रहे थे। और तभी यहाँ जियोंग का मैनेजर आ जाता है, जिसे वैन देख लेता है और मैनेजर के फोन पर सेलिब्रिटी पाक की कॉल आती है, जो कि मैनेजर को कहता है कि जियोंग की मुझे कॉल आई थी और उसने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा है कि सियो और चोई नाम के रिपोर्टर को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना क्योंकि मैं उनसे नहीं मिल सका। जिसे सुन मैनेजर कहता है कि ऐसे तो कोई रिपोर्टर है ही नहीं, ये तो जियोंग की मूवी के कैरेक्टर हैं जो कि डिटेक्टिव का रोल कर रहे थे। और इसी से मैनेजर को थोड़ा शक होता है और घर में घुसते ही वो समझ जाता है कि जियोंग किडनैप हो चुका है, जिसके चलते वो पुलिस को कंप्लेंट कर देता है। और इधर जियोंग अपनी मेडिसिन ना लेने के कारण बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाता है, जहां उसे सांस लेने में भी काफी दिक्कत आ रही थी। और बैन किडनैपर्स को कहती है कि इसे दिल की बीमारी है, इसलिए जल्दी से जल्दी इसे मेडिसिन ला कर दो, नहीं तो ये मर जाएगा। और दूसरी तरफ पुलिस को जियोंग के घर के सीसीटीवी में वैन दिखता है, जहां पुलिस समझ जाती है कि जियोंग भी किडनैप हो चुका है। और इधर वैन उसी स्टोर में जाकर स्टोर गाय से जियोंग की कार की चाबी मांगता है, लेकिन स्टोर गाय चाबी देने से मना कर देता है। और तभी वैन को डोंग की कॉल आती है, जो कि उसे बताता है कि मैं शहर जा रहा हूँ जियोंग की मेडिसिन लेने, क्योंकि वो बीमार होने के कारण अपनी पैंट में ही मूत रहा है। अब ये सुन वैन को गुस्सा आ जाता है कि वो साला एक्टर है, उसकी बातों में मत आना, जल्दी से जल्दी घर वापस जाओ और उससे मेरी बात करवाओ, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुझे मार दूंगा। और फोन कट होते ही वैन स्टोर गाय को मारकर चाबी उठा लेता है और जियोंग भी उसी कांच के टुकड़े से खुद को खोलकर यहाँ से भागने लगता है। तो वैन का कहना सही था कि साला एक्टर है, लेकिन घर पूरी तरह से लॉक था, जिस कारण ब्यूल उन्हें हैंडमेड गन पॉइंट पर ले लेती है। लेकिन डोंग के आने से पहले ही गलती से बैन ब्यूल को शूट कर देती है, जिसके बाद दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन चारों तरफ जंगल ही जंगल है, जिस कारण बैन जल्दी ही पकड़ी जाती है और जियोंग भी खुद को बचाते हुए एक खाई से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और इधर वैन पैसों को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जियोंग ने उसे कोड गलत दिया था, जिस कारण वो डोंग को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। और उसी वक्त वही पुलिस ऑफिसर वैन को देख लेते हैं और इससे पहले वो उसे पकड़ पाते यंग आकर वैन को ले जाता है, जहां पूरे शहर में पुलिस दोनों को चेस करने लगती है। पर आखिर में उनकी टैक्सी एक दुकान में फंस जाती है, लेकिन वैन कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है और वो यहाँ एक बॉम्ब ब्लास्ट कर भाग जाता है। पर उसका साथी यंग पुलिस के आड़े आ जाता है, जहाँ पुलिस यंग को समझाने की कोशिश करती है कि हमें अपने अड्डे का पता बता दो, तुम
बच सकते हो, लेकिन यंग खुद की जुबान को काटकर सुसाइड कर लेता है। और इधर जियोंग काफी जख्मी होने के बाद जब होश में आता है तो वो पास के एक ओल्ड मैन से मदद मांगता है, लेकिन ये ओल्ड मैन आधा पागल है, जिसके चलते वो जियोंग को अपने घर पर कैद कर लेता है। जिसके बाद वो चीफ को कॉल कर कहता है कि मुझे एक इंसान मारने आया था, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। पर चीफ इस पर ध्यान नहीं देता और फोन को काट देता है। और तभी डोंग आकर ओल्ड मैन को जख्मी कर देता है और जियोंग को पकड़ लेता है। खैर अब पूरे साउथ कोरिया में ये खबर फैल जाती है कि जियोंग किडनैप हो चुका है और उसके किडनैपर्स को भी पुलिस जान चुकी है। जहां झपलू न्यूज में खुद को ढूंढ रहा था, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं था। और इधर ब्यूल भी मरने की हालत में थी कि तभी डोंग को वैन की कॉल आती है, जो कि उसे कहता है कि ब्यूल जख्मी है और मुझे जल्दी से जल्दी मेरे पैसे दे दो ताकि मैं ब्यूल को बचा सकूं। लेकिन वैन इससे साफ साफ इनकार कर देता है कि जियोंग ने हमें बेवकूफ बनाया, इसलिए ब्यूल को मरने दो और जियोंग से मेरी बात करवाओ। जिसे सुन डोंग गुस्से में आ जाता है कि तुमने कैफे ओनर के भी सारे पैसे रख लिए और अगर ब्यूल को कुछ हुआ तो मैं तुझे और सबको मार दूंगा। जिसके बाद वैन झपलू को कॉल कर कहता है कि मेरी जियोंग से बात करवाओ, जहां वो जियोंग को धमकी देता है कि मैं तेरे घर के ही बाहर खड़ा हूं, तेरी फैमिली का वेट कर रहा हूं। लेकिन जियोंग को पता है कि ये सब झूठ है, लेकिन तब भी जियोंग उसे कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हें जेल से जल्दी बाहर निकाल लूंगा और पैसे भी दूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो। पर उसी वक्त डोंग आकर फोन को तोड़ देता है और झपलू को पीटने लगता है कि तू भी मुझे धोखा देगा। जिसके बाद झपलू जियोंग को मारने लगता है कि इसने हम सबको बेवकूफ बनाया, ये सब इसकी वजह से हुआ। और इधर वैन पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर थोड़ी सी शर्तें रखता है कि मुझे कम से कम साल की सजा होनी चाहिए और हर महीने मेरे बैंक अकाउंट में $3000 जमा करने होंगे और तुम्हारे पास 10 बजे तक का टाइम है, क्योंकि उसके बाद मेरे लोग जियोंग और वैन को मार देंगे। और ना चाहते हुए भी पुलिस को वैन की बात माननी पड़ती है और इधर ब्यूल खून बह जाने के कारण मर जाती है। और तभी पुलिस के पास वही ओल्ड मैन आता है जिस पर कोई भी ध्यान नहीं देता और वो ओल्ड मैन जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि वो लाल मुंह वाला आदमी मेरे पास आया था। और तभी ऑफिसर उसके पैरों में पहने हुए जूतों को देखती है, जिन्हें जियोंग ओल्ड मैन के पास भूल आया था और ये जूते जियोंग ने किडनैप होने से पहले पहने थे, जिसे देख ऑफिसर समझ जाती है। जिसके बाद हम डोंग को देखते हैं, जो कि ब्यूल की बॉडी को लेकर यहाँ से भागने की तैयारी में था कि तभी झपलू उसे रोककर कहता है कि बॉस गुस्सा करेंगे, तुम ऐसे नहीं जा सकते। जिसे सुन डोंग उसे बुरे तरीके से मारने लगता है कि तेरे जैसा लूजर मुझे रोकेगा। इसके बाद डोंग जियोंग को भी मारने लगता है और कहता है कि अगर तू पैसे दे देता तो इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं होती, लेकिन मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, बस तुझे ये बोलना है कि इस लड़की को मार दो और मुझे छोड़ दो। और जियोंग भी खुद को बचाने के लिए बिल्कुल ऐसा ही बोलता है। जिसे सुन डोंग हंसने लगता है कि मुझे पता था तू भी गंदी नाली का कीड़ा है। और तभी जियोंग जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि किसका इंतजार कर रहा है, जल्दी से मार साले को। और यहाँ झपलू डोंग पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो जियोंग और बैन को खोलकर कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो बस अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए ये सब कर रहा था। लेकिन जियोंग उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, हम तीनों यहाँ से एक साथ चलते हैं। और उसी वक्त बेचारे झपलू को डोंग मार देता है, जिससे बचकर जियोंग और डॉन छुप जाते हैं। और तभी यहाँ ऑफिसर भी पहुंच जाते हैं। अब यहाँ दोनों ऑफिसर को कैफे ओनर की हड्डियां दिखती हैं और दूसरी तरफ वैन जोर जोर से डोंग का नाम चिल्ला रहा था कि खुद को पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन ये सब वैन की एक चाल थी, क्योंकि यहाँ पर उसने डोंग को नहीं बल्कि बॉम्ब को रखा था और पुलिस भी ठीक 10 बजे अंदर घुसती है और टाइमिंग के चलते बॉम्ब फट जाता है। और अगर आपको याद हो तो वैन ने जियोंग के घर जाने से पहले सबके साथ मिलकर यहाँ एक बॉम्ब प्लांट किया था, वो भी टाइमिंग के साथ। यहाँ पर मानना तो पड़ेगा कि वैन साइको होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। खैर बॉम्ब की आवाज को सुनकर डोंग भी समझ जाता है कि साले को पहले से पता था कि क्या होने वाला है। जहां हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जिसमें वैन ने बॉम्ब प्लांट करते समय सबसे कहा था कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम सबको यहाँ लाकर बॉम्ब ब्लास्ट में मार देंगे।
खैर थोड़ी देर बाद डोंग ज्यूंग को गन पॉइंट पर ले लेता है ताकि ऑफिसर उसे पकड़ ना पाए, जिसके चलते वो यहाँ से भागने लगता है कि तभी उनके सामने वैन आ जाता है जो कि डोंग को शूट कर मार देता है। और इससे पहले वो ज्यूंग को भी मार पाता, ज्यूंग उस पर गाड़ी चढ़ा देता है और कुछ ही देर में यहाँ ऑफिसर और वैन के बीच फाइट होने लगती है, लेकिन वैन दोनों ऑफिसर को जख्मी कर देता है। और इससे पहले वो फीमेल ऑफिसर को मार पाता तभी ज्यूंग आकर वैन पर अटैक कर देता है, जहां एक छोटी सी फाइट के बाद ज्यूंग वैन का गला दबोच लेता है, जिससे वैन की मौत हो जाती है। और तभी पुलिस आकर वैन और ज्यूंग को रेस्क्यू कर लेती है। फिर कहानी 2 साल आगे चली जाती है, जहां हम ज्यूंग के सेलिब्रिटी दोस्त पाक को देखते हैं, जो कि ज्यूंग के साथ हुई घटना को लेकर एक मूवी बना रहा था। और यहीं उससे मिलने ज्यूंग आता है, जहां पाक ज्यूंग को अपनी मूवी के नकली वैन से मिलवाता है, जिसमें ज्यूंग को असली वैन की झलक दिख रही थी। मतलब वैन का डर अभी भी ज्यूंग के दिमाग में है। और यहाँ नकली वैन ज्यूंग को कहता है कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या एक फोटो ले सकता हूँ आपके साथ। और ज्यूंग उसे कहता है कि क्यों नहीं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।